नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल जीएस विथ वी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी के आज सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटी के कुछ टर्म्स, जैसे समप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इन सारे वर्ड्स का हम मतलब बताएंगे, ये वर्ड्स आए कहां से ये भी चीजें बताएंगे, और इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है सारा का सारा मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम उठाते हैं समप्रभु शब्द। समप्रभु शब्द, इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी कहते हैं, इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी कहते हैं। संप्रभु का अर्थ होता है एक स्वतंत्र राज्य, एक स्वतंत्र। संप्रभु का अर्थ होता है स्वतंत्र राज्य। ये बताइए, स्वतंत्र राज्य का अर्थ है, आशय यह होता है कि वह आंतरिक रूप में और बाह्य रूप में क्या हो, स्वतंत्र हो, किसी भी सत्ता के अधीन न हो, उसे क्या कहते हैं, संप्रभु कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। सबसे पहले स्वतंत्र राज्य जो हम कह रहे हैं, जो हमारी फीलिंग्स है, राज्य की परिभाषा। राज्य, सबसे पहले ये समझ लीजिए राज्य होता क्या है। राज्य में और नेशंस में, राष्ट्र में अंतर क्या होता है। ये आपका राष्ट्र संप्रभु का, ये आपका संप्रभु का अर्थ रहा कि एक स्वतंत्र राज्य जिसका आंतरिक एवं बाह्य रूप में निर्णय लेने की क्षमता हो, यानी स्वतंत्रता पूर्वक अपना निर्णय ले सकता है, एक स्वतंत्र राज्य। अब राज्य का अर्थ हम आपको बताएंगे। एक होता है नेशंस, NATION, इसको कहते हैं राष्ट्र। एक होता है स्टेट, STATE, स्टेट, इसको कहते हैं राज्य। इंडिया क्या है, इंडिया इज ए स्टेट। इंडिया एक स्टेट है, ठीक है। इंडिया एक राष्ट्र नहीं है, स्टेट है। जबकि राष्ट्र क्या होता है, इमोशंस होता है। जैसे मान लीजिए यूपी क्या है, यूपी हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश एक राज्य है, यूपी एक राज्य नहीं है, एक प्रांत है। यूपी क्या है, भारत का एक प्रांत है। जैसे महाराष्ट्र क्या हो गया, महाराष्ट्र ये क्या है, भारत का एक प्रांत है। MP क्या हो गया, एक भारत का प्रांत है। लेकिन जो राज्य है क्या है, वह खुद भारत है। भारत एक राज्य है। अब आप ये कहेंगे राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र ये हमारा इमोशंस होता है। जैसे हम हैं और कोई एक व्यक्ति और है, हम लोग मिलते हैं, मान लीजिए जाकर के सऊदी अरब में या कहीं, तो हम वहां पे मिलेंगे तो कहेंगे यार इंडिया से हो, तो कहेगा हाँ हम इंडिया से हैं, तो हम भी कहेंगे यार हम भी इंडिया से हैं। इसलिए हम दोनों का इमोशंस मिलेगा। तो जो हम दोनों का इमोशंस मिला कि यार अपनापन बढ़ा, उसी को हम नेशंस कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। ये राज्य और राष्ट्र में अंतर समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। दूसरा वर्ड है समाजवादी। दूसरा वर्ड आपको बताएंगे हम, समाजवादी। समाजवादी का शाब्दिक आशय यह होता है कि संसाधनों का समतामूलक वितरण। मतलब आप ये समझ लीजिए, भारत की जो संपत्ति है, ऐसा ना हो कि कोई एक व्यक्ति नाग बन के बैठा हुआ है उस पर सारी संपत्ति पर, ठीक है। दूसरी बात ये है, मतलब भारत के सभी लोगों को संसाधनों का बंटवारा मतलब किया जाए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बराबर हो, लेकिन आर्थिक जो असमानता है उसको कम किया जा सकता है।
जैसे कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग एकदम रोड पे भीख मांग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बहुत अमीर हैं तो कुछ लोग थोड़ा सा अमीर हो लेकिन होना चाहिए, इस तरह की बातें होती हैं। देखिए, समाजवादी का आशय सीधा सीधा यह होता है कि संसाधनों का समतामूलक वितरण या संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कांग्रेस का एक अवार्डी अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अवार्डी अधिवेशन हुआ आजादी के बाद 1955 में, जिसमें समाजवादी का अर्थ बताया गया, समाजवादी का अर्थ बताया गया। इसमें क्या किया गया, समाजवादी का अर्थ बताया गया। इसमें समाजवादी का अर्थ बताया गया कि उसमें बताया गया कि उत्पादन, पहला बताया गया उत्पादन के साधनों पर सामुदायिक नियंत्रण, उसमें इसका अर्थ बताया गया। दूसरा ये बताया गया कि संसाधनों का समतामूलक वितरण, यही चीज बताया गया, संसाधनों का समतामूलक वितरण। जबकि वही एक डीएस नकारा एक केस आया था, जबकि देख लीजिए, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप, बहुत बेहतरीन चीज है ये। एक डीएस नकारा एक केस आया था, डीएस नकारावाद। सुप्रीम कोर्ट में डीएस नकारा एक केस आया था, डीएस नकारावाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि समाजवाद कोई विचारधारा नहीं है, समाजवाद कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि राज्य की नीति का भाग है। डीएस नकारावाद में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो समाजवाद है यह कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि यह राज्य की नीति का एक भाग है। इसमें सामाजिक भेदभाव और शोषण को समाप्त करना, सामाजिक, जिसका तात्पर्य है समाजवाद के माध्यम से सामाजिक भेदभाव व शोषण को समाप्त करना तथा आय की विषमता को कम करना। ठीक है, यही आपका समाजवादी हो गया। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, हम आपका दूसरा आते हैं पंथ निरपेक्ष। हम दूसरा आपका आते हैं पंथ निरपेक्ष। दूसरा आते हैं आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का आशय यह होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं। पंथ निरपेक्ष का आशय यह होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं। देखिए, भारत एक बहुधार्मिक समाज है, भारत एक बहुधार्मिक समाज है जहां विभिन्न धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, अतः किसी भी धर्म को यहाँ पे मान्यता नहीं दिया गया है, ठीक है ना। अब किसी भी धर्म के साथ विशेष व्यवहार नहीं किया गया है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार है, सर्वधर्म समभाव पर आधारित है, ठीक है। राज्य का यहाँ पे कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद एसआर बम्बईवाद एक केस आया, एसआर बम्बईवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। एसआर बम्बईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, न्यायपालिका ने ये कहा कि जो पंथ निरपेक्षता है, संविधान का आधारभूत ढांचा है। पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, अतः इस शब्द को कभी भी नष्ट संविधान से निकाला नहीं जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता है,
ठीक है। दूसरा बात अभी हम आपको बताएंगे कि भारतीय पंथ निरपेक्षता और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता में अंतर क्या होता है। हम आपको यह बताने जा रहे हैं भारत में जो पंथ निरपेक्षता है और पश्चिमी समाज में, पश्चिमी समाज का मतलब यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, चाइना नहीं, चाइना तो एशिया में आता है। पश्चिमी समाज में भारत में और पश्चिमी समाज की पंथ निरपेक्षता में अंतर क्या है, तो यहां पे नोट कर लीजिए। भारत में पंथ निरपेक्षता, भारत में पंथ निरपेक्षता और पश्चिमी समाज में पंथ निरपेक्षता है। भारत में पंथ निरपेक्षता और पश्चिमी समाज का मतलब यह है कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, इन सब देशों में, इटली वगैरह, इन सब देशों में पंथ निरपेक्षता कैसी है। भारत में पंथ निरपेक्षता, भारत में पंथ निरपेक्षता में सीधे सीधे ये कहा गया है कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। भारत में सीधे सीधे ये कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसी तरह पश्चिमी समाज में भी कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना, राज्य का कोई धर्म नहीं है। दूसरा, भारत में कहा गया है कि राज्य और धर्म के बीच एक सैद्धांतिक दूरी होगी, सैद्धांतिक दूरी होगी, दूरी मतलब सकारात्मक दूरी, सकारात्मक हस्तक्षेप, मतलब सीधा सीधा ये कह रहा है कि भारत जो राज्य है ये धर्म में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब ये कि मान लीजिए आप हिंदू हैं तो क्या आप सती प्रथा के तहत किसी स्त्री का, अगर किसी स्त्री का हस्बैंड मर जाता है तो क्या आप उस स्त्री को जला देंगे? ऐसा नहीं है। वहां पे सरकार तुरंत, जो राज्य है, तुरंत क्या कर देगा? हस्तक्षेप कर देगा, ठीक है, मतलब सकारात्मक हस्तक्षेप। क्या जो सबरीमाला मंदिर है वहां पे महिलाओं 12 साल से लेकर के 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है, ये सही है? नहीं, सही नहीं है ये। तो यहां पे क्या कर देगी सरकार? तुरंत हस्तक्षेप कर देगी। क्या आप किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां पे क्या कर देगी? तुरंत राज्य तुरंत जो है कि हस्तक्षेप कर देगा। देखिए, राज्य जो है धर्म के बीच, भारत में क्या है, राज्य धर्म के बीच सैद्धांतिक दूरी है, मतलब सकारात्मक हस्तक्षेप राज्य कर सकता है। लेकिन वहीं इस पश्चिमी देशों में राज्य और धर्म के बीच अलगाव है, सीधा सीधा अलगाव। आप अपने धर्म के हिसाब से क्या कर रहे हैं उससे राज्य का कोई लेना देना नहीं है। राज्य का इसलिए लेना देना नहीं है कि पश्चिमी समाज में लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वहां पे कोई किसी स्त्री का अगर हस्बैंड मर जाता है तो उस स्त्री को लोग नहीं जलाएंगे। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे स्त्री का हस्बैंड मर जाता है तो स्त्री को लोग जलाने के लिए लेके चले जाते थे। तो वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पे इस तरह का कर्मकांड नहीं होगा, इसीलिए वहां राज्य और धर्म के बीच सीधा सीधा अलगाव कर दिया गया है। यहां पे जो है यहां पर सर्व धर्म समभाव, मतलब सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार है। यहां पर सभी धर्मों के सर्वधर्म समभाव, यहाँ पे सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार है। लेकिन पश्चिमी समाज में यह कहा गया है कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, व्यक्ति का निजी मामला है।
यहां पर सरकार किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता मतलब संविधान के द्वारा गारंटी प्राप्त है, गारंटी प्राप्त है। आर्टिकल गारंटी पर आर्टिकल 25 से 28 आर्टिकल 25 टू 28, जब बल्कि यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका पंथ निरपेक्षता। अब दूसरा चीज हम बताते हैं आपको, लोकतंत्र। लोकतंत्र ये टर्म है आपका लोकतंत्र, मतलब सीधे सीधे ये समझ लीजिए जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, मतलब जनता के लिए जनता के द्वारा। ठीक है ना। लोकतंत्र का सिंपल सिंपल परिभाषा ये होता है कि शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी। लोकतंत्र से आशय है, आशय इसको कह सकते हैं, या लोकतंत्र का अर्थ कि शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी। सीधे सीधे लोकतंत्र का आशय शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी। लेकिन लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ यह होता है कि जनता जनता द्वारा सीधे नीति निर्धारण। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह होता है जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से नीति निर्धारण। मतलब जनता द्वारा निर्वाचित नीति। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जहां जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से नीति निर्धारण। प्रतिनिधियों के माध्यम से नीति निर्धारण। ठीक है, ये आपका हो गया लोकतंत्र, ये आपका हो गया लोकतंत्र। उसके बाद हम आते हैं गणराज्य। उसके बाद हम आते हैं गणराज्य। गणराज्य या गणतंत्र भी कह सकते हैं। इसके देखिए गणराज्य क्या होता है। गणराज्य में वास्तविक जो शक्तियां होती हैं ना, शक्तियां जनता में निहित होती हैं, अर्थात जो राष्ट्राध्यक्ष है इसका क्या होता है, चुनाव होता है। न कि वंशानुगत, जैसे राजा होते थे तो राजा साहब का क्या होता था, और राजा साहब राजा होते थे, उसके बाद उनके मरने के बाद उनका पुत्र होता था, इनके मरने के बाद इनका पुत्र होता था। तो इस तरह का कुछ नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका कुछ टेक्निकल टर्म। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो अधिकार हम पढ़ाएंगे आपको। पॉलिटी क्लास 3 में हम आपको पढ़ाएंगे अधिकार। ये बताएंगे कि अधिकार का अर्थ क्या होता है, अधिकार की पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।